तारीख थी 22 जून 1897 और समय था मध्य रात्रि का। अंग्रेजों द्वारा अधिकृत पुणे के गवर्नमेंट हाउस, जो आज के सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय की बिल्डिंग है, वहां पर एक जश्न अभी समाप्त ही हुआ था। हाल ही में पुणे के स्पेशल प्ले कमेटी यानी एसपीसी के अध्यक्ष चुने गए वॉल्टर चार्ल्स रैंड अपने टांगे पर सवार होकर यहीं से निकले। पीछे इनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आर्यस्ट अपने टांगे पर चल रहे थे। दोनों ब्रिटिश अफसर जश्न से लौटकर अपने क्वार्टर में आराम करने जा रहे थे, मगर ये दोनों इस बात से अनजान थे कि असल में वे अपनी मौत का सफर तय कर रहे हैं। दामोदर, बालकृष्ण और वसुदेव, ये चापेकर भाई आज के सेनापति बापट रोड पर हाथों में बंदूक और तलवार लिए अंधेरे में छुपकर इनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टांगा वहां से गुजरा, सबसे बड़े भाई दामोदर ने उसका पीछा शुरू किया और टांगे के पीले बंगले पर पहुंचते ही उन्होंने जोर से आवाज लगाई, गोंडिया आला रे आला। जैसे ही बालकृष्ण ने यह सुना, उन्होंने टांगे का पीछा कर गोली चला दी, पर दुर्भाग्य से उस टांगे पर रैंड नहीं, आर्यस्ट था। दामोदर और बालकृष्ण ने अपनी गलती तुरंत समझ ली, मगर वे शांत रहे। सबसे छोटा भाई वासुदेव अब भी रैंड के टांगे के पीछे भाग रहा था। दामोदर ने तभी टांगे का पीछा किया और रैंड को गोली मार दी। रैंड एक ऐसा अफसर था जिसने पुणे के प्लेग पीड़ितों को राहत देने के बजाय उनका घोर अपमान किया था। आज वो रैंड सड़क पर यूं ही गिरा पड़ा था। दरअसल 1896 में महाराष्ट्र में प्लेग एक जानलेवा बीमारी बन गई थी। शुरुआत में तटीय इलाके, पर समय के साथ ये मुंबई से नजदीक और आगे के इलाकों में भी फैलने लगी। जनवरी 1897 तक यह बीमारी महामारी का रूप ले चुकी थी। मगर ऐसा क्या हुआ था कि रैंड के प्रति आम जनता में और खासकर इन चापेकर भाइयों में इतना आक्रोश आ गया? दरअसल रैंड को पुणे समिति का अध्यक्ष बनाया गया, यानी एसपीसी के गठन के बाद जब ब्रिटिश सरकार इस महामारी से निपटने के इलाज ढूंढ रही थी, तो उसने अलग अलग अफसरों को इतनी शक्तियां दे दी कि वह कभी भी किसी के भी घर में जाकर किसी भी समय पूछताछ और छानबीन कर सकते थे। 1897 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक छपी रिपोर्ट ने यह तक कह दिया कि भूख से मरते सैकड़ों मूल निवासी और राहत सामग्री चुराते राहत करता। यह हेडलाइन अपने आप में बताती है कि महाराष्ट्र की हालत क्या हो गई थी। मगर जब रैंड के अफसरों ने अपने शक्तियों का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया कि लोग केवल तब के समय में नहीं बल्कि आज भी अगर कुछ ऐसा हो तो बहुत अपमानित महसूस करेंगे। दरअसल तर्क यह दिया गया कि इस महामारी को पहचानने के लिए सबको अपने वस्त्र उतार कर दिखाने पड़ेंगे। मगर इस तर्क के पीछे रैंड और उसके अफसरों ने कई बार खुलेआम वहां की महिलाओं को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्हें सबके सामने निर्वस्त्र किया गया। यह एक घोर अपराध था। लगातार हो रहे इस उत्पीड़न ने चापेकर भाइयों और चापेकर क्लब के अन्य क्रांतिकारी सदस्यों को उस व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर किया जिसने इसकी शुरुआत की थी। रैंड को गोली मारने के तुरंत बाद ही दामोदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और मौत की सजा दी गई। जेल में इनकी मुलाकात तिलक से भी हुई थी, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद येरावाड़ा जेल में इनसे मुलाकात की थी। उन्होंने अपने अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करवाने की इच्छा व्यक्त की थी। बालकृष्ण और वसुदेव गिरफ्तार होने से बच गए थे, मगर दुर्भाग्यवश किसी धोखे की खबर के कारण अंग्रेजों को इनके बारे में भी पता लग गया। आगे चलकर इन्होंने उस धोखेबाज की भी हत्या कर दी, परंतु वे गिरफ्तार हो गए और उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद लोकमान्य तिलक के करीबी
लाला लाजपत राय लिखते हैं, चापेकर बंधु वास्तव में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के जनक थे। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी घटना के बाद हमारे यहाँ के जो मॉडरेट ग्रुप थे उन्हें यह बात समझ में आई कि अंग्रेजों के रहते उनके पास किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चापेकर भाइयों के विरुद्ध कोई भी वैलिड प्रोसीजर या रूल ऑफ लॉ को अपनाया नहीं गया था। उन्हें तुरंत ही बस ऐसे ही पकड़कर जेल में डाल दिया, किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई, उन्हें दोषी मानते हुए सजा भी बस ऐसे ही सुना दी गई और किसी तरीके का कोई ट्रायल नहीं हुआ। इसी कारणवश एक बहुत बड़ा तबका भारत का यह समझने में सफल हुआ कि अंग्रेजों के रहते उनके पास किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है और आगे चलकर एक बड़ा युद्ध अपने अधिकारों के लिए लड़ा गया। चापेकर भाइयों को हमारा सादर नमन। आज हम आजादी से इतने वर्ष पूर्व हमारे क्रांतिकारियों और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के तरीकों और विचारधाराओं पर बहस करते हैं तो हमें तब के समय और परिस्थितियों को अवश्य याद रखना चाहिए। भले ही गांधी जी या गांधीवादियों और क्रांतिकारियों की विचारधारा में विरोध हो, परंतु सब एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक ही लक्ष्य यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से प्रयास कर रहे थे। तभी तो जहां एक तरफ अंग्रेज गांधी जी और उनके असहयोग आंदोलन से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के बम और साहस से भयभीत भी थे। इन्हीं सब के मिश्रण से सन 15 अगस्त 1947 को हम अपनी स्वतंत्रता जीत पाए थे। अगर आप ऐसी ही और शौर्य वीर गाथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए ताकि हम इन अनसुनी कहानियों को भूल न जाएं। जय हिंद।